हेलो दोस्तों। तो अभी तक की जो क्लासेस हुई हमारी, उस क्लासेस में हमने फर्स्ट चैप्टर एंड कर चुके थे, जो कि था हमारा डेरिवेटिव। तो दोस्तों आज हम देखने वाले उसी के एप्लीकेशन, जो कि हमारा सेकंड चैप्टर है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। हमने जो डेरिवेटिव पढ़े, आज हम उसका देखने वाले यूजेस कहाँ का रहने वाला। ओके, तो जनरली हमारे पास जो 4 एक्सरसाइज में डिवाइडेड चैप्टर है, जिसमें फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल पर डिपेंडेंट है, और जिसमें रेट ऑफ मेजर्स के तुम्हारे पास कुछ पार्ट रहने वाला। ओके, जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन से रिलेट करने वाला है। देन 2.2 जो रहने वाला है वो अप्रोक्सीमेशन पर रहने वाला है दोस्तों। देन उसके बाद दूसरा उसका एप्लीकेशन रहने वाला है, जो डेरिवेटिव का एप्लीकेशन मींस फॉर कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट वैल्यू। जैसे कि अंडर रूट ऑफ 100 की बात करते हैं तो बहुत आसानी से हम बता सकते हैं कि अंडर रूट ऑफ 100 की वैल्यू 10 होती करके। बट जब बात आती है 101 की, तो 101 की वैल्यू कैलकुलेट करना वो इतना आसान नहीं है। ओके, विदाउट एनी कैलकुलेटर तो उसका अपन डेरिवेटिव का यूज करके उसका सॉल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो अनदर उसका डेरिवेटिव का एप्लीकेशंस कहलाएगा, जो कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट करने के काम में आने वाला है। ओके, तो ऐसे हमारे पास दो उसके एप्लीकेशन हो गए। एक तो तुम्हारे पास फर्स्ट हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल के लिए, रेट ऑफ मेजर्स के लिए, और उसी तरह उसका अप्रोक्सीमेशन वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम डेरिवेटिव का यूज करने वाले। देन उसके बाद फोर्थ उसका एप्लीकेशन रहने वाला है फॉर रोल्स थ्योरम एंड एलिमिटी थ्योरम्स। ओके, लैग्रेंजियस मीन वैल्यू थ्योरम। इसका मतलब ऐसे कोई जो फंक्शन है वो रोल्स थ्योरम के लिए या फिर एलिमिटी के लिए एप्लीकेबल है या नहीं है, वो चेक करने के लिए अगेन हम डेरिवेटिव का यूज करने वाले। ओके, तो इसका मतलब अगेन हमारा डेरिवेटिव यूज हो रहा है फॉर द चेक द रोल्स थ्योरम और द एलिमिटी थ्योरम, यानी किसी फंक्शन के लिए एप्लीकेबल है या नहीं करके चेक करने के लिए हम डेरिवेटिव का यूज करने वाले। देन उसके बाद एक अनदर उसका टॉपिक रहने वाला है, यानी फंक्शन को इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है चेक करने के लिए अपन अगेन डेरिवेटिव का यूज करने वाला है। उसी तरह किसी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए भी अगेन हम डेरिवेटिव का यूज करने वाले हैं, जो कि 2.4 में तुम्हारा रहने वाला है। तो ऐसे हमारे पास चार जो एक्सरसाइज है, चारों अलग अलग उसके एप्लीकेशन से डिवाइड की गई है। ओके, तो दोस्तों तो आज हम स्टार्ट करेंगे टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल के बारे में। ओके, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल से पर आने से पहले हम स्लोप के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो स्लोप है, स्लोप का मतलब इससे पहले बता चुका था मैं कि जो किसी भी लाइन का क्या इंक्लिनेशन जो होता है वो क्या कहलाता है, स्लोप। अगर से कोई लाइन हॉरिजॉन्टल है, इसका मतलब इसमें कोई भी स्लोप नहीं, मीन स्लोप कितनी हो जाएगी, इसकी जीरो हो जाएंगी। ऐसे इसमें इंक्लाइन है तो हम बोल सकते हैं कि कैसा हो रहा है, इसमें इंक्लिनेशन आ रहा है, इसका मतलब यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, स्लोप दिखाई दे रहा है। इसका मतलब इसकी स्लोप जीरो नहीं, इसकी कुछ ना कुछ क्या रहने वाली, स्लोप रहने वाली। तो स्लोप की जो बेसिक से फार्मूला हमने 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा सा हम रिवाइज कर देते हैं। जो कि स्लोप को हम डिनोट करते हैं दोस्तों m से। ओके, स्लोप को जनरली हम डिनोट कैसे करने वाले हैं, m से। तो स्लोप इक्वल टू हमने पढ़े थे y2 y1 x2 x1। ओके दोस्तों, एक फार्मूला पढ़े थे, यदि हमारे पास कोई इक्वेशन पता है तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, कोएफिशिएंट ऑफ y। अनदर एक फार्मूला था दोस्तों तुम्हारे पास वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, एक अनदर फार्मूला था जिससे हम स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, उसी तरह मैं तुमको बताया था दोस्तों dy by dx अगेन हमारा क्या रहने वाला है, स्लोप कैलकुलेट करने का फार्मूला रहने वाला है, जो कि dy by dx नथिंग बट अपना क्या कहलाने वाला है, डिफरेंशिएशन कहलाने वाला है। और इससे पहले वाली क्लासेस में हम डिफरेंशिएशन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो अभी हमारे पास जो स्लोप कैलकुलेट करना है तो इन फार्मूले का यूज नहीं करना, क्योंकि हमने 10th क्लास तक हमने इसका यूज कर चुके हैं। बट अभी जो स्लोप का फार्मूला यूज होने वाला है दोस्तों हमारा, वो रहने वाला है dy by dx। इससे पहले अगेन स्लोप का फार्मूला हमने tan थीटा भी यूज कर चुके हैं। ओके, tan थीटा का यूज करके भी हम स्लोप कैलकुलेट कर सकते थे। बट अभी जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और टेंजेंट बनाना है, तो हमें अभी जो स्लोप कैलकुलेट करना है, तो हमें दोस्तों dy by dx से क्या करने वाला है, यूज करने वाला है। तो dy by dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, m is dy by dx में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब ही हमारा क्या होने वाला है, स्लोप होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास स्लोप कैलकुलेट हो जाएंगी, बट हमारा मेन पॉइंट रहने वाला है टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। ओके, तो अब टेंजेंट हम किसे बोलेंगे, तो ऐसे एक लाइन जो कर्व को छूने की तमन्ना में निकलती है उससे हम क्या बोलने वाले हैं, टेंजेंट। अगर से छू नहीं पाए तो टेंजेंट नहीं कहलाएंगी। अगर से कोई लाइन कर्व को क्या कर रही है, टच करती हुई जा रही है, तो उस लाइन को हम क्या बोलने वाले हैं, टेंजेंट। जैसे कि कोई अगर से कर्व ले लिया मैंने दोस्तों, एक कर्व है और इस कर्व को इस लाइन क्या कहते हैं, किसी पॉइंट पर टच करती हुई जा रही है, तो उस लाइन को हम बोलने वाले दोस्तों इसकी क्या है, टेंजेंट है। क्या है, टेंजेंट। तो इसकी जो टेंजेंट रहने वाली है दोस्तों, इस टेंजेंट की हमें क्या बनाना है, इक्वेशंस बनाना है। ओके, तो इस टेंजेंट की इक्वेशन बनाया और साथों साथ जिस पॉइंट से टच कर रही है तो उस पे मैं यदि परपेंडिकुलर बना लूं तो उसे दोस्तों नॉर्मल बोला जाएगा।
क्या बोला जाएगा, नॉर्मल। इसका मतलब हमारी लाइन किसी कर्व को क्या कर रही है, टच कर रही है। तो जो कर्व है उसका कोई ना कोई फंक्शन है, कोई ना कोई इक्वेशन है जिसको y या फिर f ऑफ x के फॉर्म में हम डिनोट कर सकते हैं। ओके, तो इस कर्व को एक लाइन क्या कर रही है, टच कर रही है। ओके, जिस पॉइंट पर टच कर रही है उसको नाम देते अपन p पॉइंट नाम देते हैं, जो कि x1 हो क्या रहेगा, y1 उसका क्या रहने वाला है, पॉइंट रहने वाला है। यानी जो टेंजेंट है या लाइन है वो p पॉइंट पर कर्व को क्या कर रही है, टच कर रही है, और जिस पॉइंट से टच करे उसी पॉइंट से मैंने परपेंडिकुलर बनाया, जिसे हम क्या बोलने वाले हैं, नॉर्मल बोलने वाले हैं। ओके, तो हमारे पास अभी ये टेंजेंट और नॉर्मल के हमें क्या बनाना है, इक्वेशन बनाना। ओके दोस्तों, तो हमारे पास फर्स्ट जो टाइप रहने वाला है, फर्स्ट क्वेश्चन जो रहने वाला 1.1 का, वो ये रहने वाला है, टू फाइंड द या फॉर्म द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, जो कि बहुत ही सिंपल सा रहने वाला है। तो दोस्तों हमें अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल बनाना है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल बनाने के लिए हमारे को सबसे ज्यादा यूज होने वाला स्लोप का। ओके, तो जो कि स्लोप का यूज होने वाला है, तो स्लोप कहां से कैलकुलेट होने वाला है, dy बाय dx से। तो dy बाय dx कहां से आएगा, जब किसी इक्वेशन को हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। मींस जो हमारे पास कर्व की इक्वेशन क्यों नहीं, यदि उसे हम डिफरेंशिएट करते तो क्या आ जाएगा, dy बाय dx आ जाएगा, और वहां से हम क्या बना सकते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो दोस्तों अब हम आते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल पर। सबसे पहले आ जाते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल होता क्या है। ओके, और उसको कैलकुलेट कैसा किया जाता है। तो हम 10 क्लास पढ़ चुके हैं, इससे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करके हमारे पास एक चैप्टर था जिसमें हमने लाइन की इक्वेशन देखी। तो दोस्तों यदि ये कोई कर्व है, ओके, और यदि क्या है, लाइन है। अगर से मैं बोलूं ये क्या है अभी, तो हम सभी लोगों को पता है कि ये क्या है, एक लाइन है। हाँ पता है, पेन है, बट क्या कंसीडर करके चलो कि ये क्या है, लाइन है। ओके, ये जो मार्कर दिखाई दे रही है इसको कंसीडर करके चल रहा हूं मैं, ये क्या है, एक लाइन है, और मेरा हैंड जो दिखाई दे रहा है जैसे कर्व मान के चलो। अगर से मैं सेपरेट दोनों को रखता हूं तो आप इसे क्या बोलोगे, कर्व है, और ये क्या है, एक पर्टिकुलर लाइन है। जब अगर से दोनों एक दूसरे को टच होते हैं तो उस समय मैं बोलूंगा कि ये क्या रहने वाला है, टेंजेंट रहने वाला है, और क्या रहने वाला है, कर्व रहने वाला है। और जो एक थर्ड प्लेन दिखाई दे रही है, यहाँ से जो दिखाई दे रहा है इसके ऊपर यदि परपेंडिकुलर है तो क्या बन जाएंगे मेरे पास, नॉर्मल। इसका मतलब जो एक लाइन थी जब किसी कर्व को टच होती तभी क्या बनती हो, नॉर्मल बनती है, सॉरी टेंजेंट बनती है। ओके, मींस क्या होता है, जब अगर कोई लाइन कर्व को क्या हो रही है, टच होती है, तभी क्या बनती है, टेंजेंट बनती है। इसका मतलब टेंजेंट की हमें इक्वेशन फाइंड आउट करना है। इसका मतलब किसकी इक्वेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर लाइन की इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, अब लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करना है तो हमारे पास लाइन की इक्वेशन के फार्मूला होते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में होते हैं। ओके, एक जो की होता है तुम्हारे पास स्लोप पॉइंट फॉर्म, या फिर तुम्हारे पास होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जैसे कि y mx c, ये तुम पढ़ चुके हो। ओके, y mx c ये एक लाइन की, स्ट्रेट लाइन की क्या है, इक्वेशन। ओके दोस्तों, एक इक्वेशन होती है। सेकंड इक्वेशन होता है y minus y1 mx x1, जिसको हम बोलते हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन बोलते हैं। ओके, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्लोप पॉइंट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। ये भी लाइन की इक्वेशन दोस्तों, और ये भी लाइन की इक्वेशन रहने वाली। देन थर्ड इक्वेशन आने वाली हमारी दोस्तों y2 minus y1 upon, sorry y1 minus y2 ले सकते अपन, y1 minus y2 upon y2 y minus y1 upon y1 minus y2 equal to x minus x1 upon x1 minus x2, जो कि हमारी होती है डबल पॉइंट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। अनदर ये दोस्तों लाइन की इक्वेशन रहने वाली है। देन फोर्थ इक्वेशन हमने देखी थी दोस्तों x upon x इंटरसेप्ट प्लस y upon y इंटरसेप्ट, ओके, इक्वल टू 1। तो अनदर हमारी चौथी इक्वेशन रहने वाली जो कि लाइन की इक्वेशन है। तो हमारे पास जो चारों की चारों इक्वेशन दिखाई दे रही है लाइन की इक्वेशन रहने वाली। तो अभी भी मैंने बताया कि जो टेंजेंट हमारी फॉर्म हुई वो टेंजेंट कैसे फॉर्म हुई, एक लाइन से। मींस अगर से कोई लाइन कर्व को टच की तभी क्या फॉर्म हुआ हमारा, टेंजेंट। तो इस अगर से टेंजेंट की यदि इक्वेशन निकालना है, इसका मतलब किसके बराबर रहने वाली, लाइन की इक्वेशन के बराबर रहने वाले। इसका मतलब चारों में से जो इक्वेशन रहने वाली, चारों इक्वेशन, ये लाइन तो की इक्वेशन तो, बट ये किसी की इक्वेशन कहलाने वाली टेंजेंट की। बट अब चार इक्वेशन में से हम कौन सी इक्वेशन का यूज करने वाला है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला। ओके, तो दोस्तों यहाँ जैसे दिखाई दे रहा है हमारे पास, जैसा डाटा रहेगा उसके हिसाब से अपन इक्वेशन का क्या करेंगे, यूज करेंगे। ओके, तो जैसे कि हमारे पास दिखाई दे रहा है कर्व दिखाई दे रहा है। ओके, अब इस कर्व में एक पॉइंट पर क्या हो रही है, टेंजेंट लाइन क्या हो रही है, टच हो रही है। कितने पॉइंट पर टच हो रही है, एक पॉइंट पर। इसका मतलब मेरे पास एक पॉइंट अवेलेबल। ओके, क्या अवेलेबल, इसका पॉइंट अवेलेबल है। यदि y इक्वल टू f ऑफ x में से अपने पास क्या है, फंक्शन है, यदि इसको डिफरेंशिएट कर लो तो यहां से dy by dx फॉर्म हो जाएगा, और dy by dx फॉर्म हो जाएगा, जिसका मतलब dy by dx इक्वल टू क्या होने वाला है, m। इसका मतलब मेरे पास जो डाटा अवेलेबल रहने वाला अभी इसमें, तो हमारे पास क्या क्या चीजें पता चलने वाली, एक तो m रहने वाला है, और दूसरी चीज क्या रहने वाला है, पॉइंट रहने वाला है। m इसका रहने वाला है, स्लोप रहने वाला है, और क्या अवेलेबल रहने वाला है, पॉइंट अवेलेबल रहने वाला है। तो ऐसे हमारे पास कौन सी इक्वेशन यहाँ अवेलेबल है जिसमें हमारे पास पॉइंट भी रहेगा और क्या रहने वाली है हमारे पास,
स्लोप भी रहने वाली, तो उस इक्वेशन को हम क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले। जैसे कि हमारा y इक्वल टू mx प्लस c दिखाई दे रहा है, जिसमें स्लोप है बट पॉइंट अवेलेबल नहीं है, ओके। इसमें y इंटरसेप्ट है, ओके, बट इसमें पॉइंट अवेलेबल नहीं है। देन दूसरी इक्वेशन पर आते हैं दोस्तों, जिसमें हमारे पास y1 और x1 क्या दिखाई दे रहे हैं, पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, और m क्या दिखाई दे रही है, स्लोप दिखाई दे रही है, ओके। इसका मतलब हम इस इक्वेशन का यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पॉइंट भी अवेलेबल है, और कहां से, यहां से क्या पता चल जाएगा, स्लोप पता चल जाएगा। इसमें स्लोप और पॉइंट अवेलेबल है, इसलिए दोस्तों इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के तौर पर हम ये वाली इक्वेशन क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले। चलो दोस्तों इसको भी देख लेते हैं। बट इसमें हमारे पास कितने पॉइंट अवेलेबल होना, इस इक्वेशन के लिए 2 पॉइंट अवेलेबल होना। एक जगह से कॉलेज 2 पॉइंट पर इसे टच करती कर्व को, तो वो उसकी टेंजेंट कहलाने वाली है ही नहीं, क्योंकि टेंजेंट का मतलब होता है ऐसी लाइन कर्व को मात्र एक पॉइंट पर क्या करेंगी, टच करेंगी, उसे अपन क्या बोलने वाले हैं, टेंजेंट बोलने वाले हैं। बट अगर कोई लाइन 2 पॉइंट पर टच करती है दोस्तों, तो टेंजेंट कहलाने वाली नहीं। इसका मतलब हमारे पास 2 पॉइंट अवेलेबल रहने वाले ही है ही नहीं, तो ये वाली इक्वेशन हमारे काम के आने वाली ही नहीं है। और 2 इंटरसेप्ट, जो x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट, ऐसे 2 इंटरसेप्ट हमारे पास अवेलेबल नहीं रहेंगे, इसलिए दोस्तों हमारे पास ये वाली भी लाइन की इक्वेशन काम में आने वाली नहीं। तो मात्र हमारे पास एक ही इक्वेशन काम में आने वाली, जो कि रहने वाली y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1। ये इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो दिखाई दे रही है, टेंजेंट दिखाई दे रही है, वो मात्र एक पॉइंट पर क्या कर रही है, टच कर। इसका मतलब मेरे पास एक पॉइंट अवेलेबल रहने वाला है, इस एक पॉइंट यहां से मुझे पता चलने वाला है। देन दूसरी बात होती है कि स्लोप कहां से आएंगी, तो हमारे पास जो कर्व उसकी क्या रहने वाली, इक्वेशन रहने वाली, जो कि y के फॉर्म में रहेगा। तो y के लिए डिफरेंशिएट करता हूं मैं, वहां से मुझे पता चल जाएगा dy बाय dx, ओके। और dy बाय dx का मतलब क्या होने वाला है, m होने वाला है। तो मेरे पास m भी पता चल जाएगा, पॉइंट भी पता चल जाएगा, और दोनों वैल्यू है, यदि मैं पुट अप करता हूं तो मुझे क्या पता चल जाएंगे, एक इक्वेशन पता चल जाएंगे इसमें, और उसी इक्वेशन को हम क्या बोल सकते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ओके। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारे यहां तो फॉर्म हो चुका है। दूसरी बात अब रहने वाली है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के बाद इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ओके दोस्तों। तो अभी कुछ रिलेशन निकाले हम स्लोप के बारे में। जैसे कि हमने कुछ बेसिक सी चीजें पढ़े, जिसमें मैंने बताया था सपोज एक लाइन है, ओके, और दूसरी लाइन है, यदि 2 लाइन है, पहली लाइन की स्लोप मैं m1 मान के चलता हूं, ओके, और दूसरी लाइन की दोस्तों स्लोप क्या मान के चलता हूं, m2। और अभी दिखाते हैं कि दोनों की दोनों लाइन एक दूसरे को कैसी है, पैरेलल, ओके। दोनों लाइन जब पैरेलल होती है दोस्तों, उस समय दोनों की स्लोप सेम होती है। इससे पहले हम डिस्कस कभी कर चुके हैं इन की क्लास में, कि जब 2 लाइन क्या होती है, पैरेलल होती है, तो उनकी स्लोप क्या होती है, सेम होती है। m1 किसके बराबर रहने वाला है, m2 के बराबर रहने वाला है। यदि दोस्तों 2 लाइन परपेंडिकुलर होती है, उस समय क्या होता है, ये भी चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। सपोज एक लाइन है और उसके ऊपर दूसरी परपेंडिकुलर है, ओके, ये तुम्हारी m1 हो जाएगा, और ये क्या है, m2। अगर से 2 लाइन एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होती है, तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट दोस्तों -1 के बराबर होता है। ये चीज हमारे को याद रखना है। क्या याद रखना है, कि अगर से कोई 2 लाइन क्या होती है, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होती है, उस समय उन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर होने वाला है, -1 के बराबर होने वाला है। तो अभी जब हम स्लोप की बात करते हैं, टेंजेंट और नॉर्मल की, तो उनका हम रिलेशन बहुत आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हो, ओके। तो अभी मैंने आपको बताया कि टेंजेंट और नॉर्मल में क्या डिफरेंस है, ओके। अगर से कोई पॉइंट सॉरी कोई लाइन किसी कर्व को टच करती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट, ओके। और जिस पॉइंट से टच करी उसी से यदि मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लूं, तो मेरे पास क्या फॉर्म हो जाता है, नॉर्मल। इसका मतलब जो टेंजेंट है और नॉर्मल है, वो एक दूसरे पर ऊपर कैसी है, परपेंडिकुलर है, कैसी और परपेंडिकुलर। तो जैसे कि हमने टेंजेंट की स्लोप लेके चले m, तो मैं नॉर्मल की स्लोप करके लेके चलता हूं m डैश, ओके दोस्तों। ये जो लाइन है, जो टेंजेंट दिखाई दे रही है, उसकी स्लोप को क्या लेके चला मैं m, तो जो उसकी नॉर्मल है उसकी स्लोप मैं क्या मान के चलता हूं, m डैश, ओके। अब हमारे पास तो स्लोप और टेंजेंट दोनों एक दूसरे पर कैसी है, परपेंडिकुलर है। स्लोप सॉरी टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे पर कैसी है, परपेंडिकुलर है। इसका मतलब दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट किसके बराबर रहेगा, -1 के बराबर रहेगा। मींस m into m डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, तुम्हारे -1 के बराबर। तो जो m डैश रहने वाला हो जाएगा -1/m। तो दोस्तों जो m डैश है वो किसके बराबर हो जाएगा, -1/m के बराबर। मींस जो स्लोप ऑफ नॉर्मल है वो किसके बराबर रहने वाली है, -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट के बराबर। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट भी लिख सकते हो, ओके दोस्तों। ये हमारे को याद रखना है कि जो स्लोप ऑफ नॉर्मल रहने वाली इक्वल टू -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट के बराबर रहने वाली। और क्यों रहने वाली, क्योंकि टेंजेंट और स्लोप नॉर्मल एक दूसरे के ऊपर कैसा रहने वाला है, परपेंडिकुलर रहने वाला है। ये बेसिक सी कॉन्सेप्ट हमारे को याद रखना है, ओके दोस्तों। अब यहाँ तक आने के बाद बट हमें जो क्वेश्चन रहने वाले उसमें हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल फाइंड आउट करने बोलेगा। तो अभी हमने
हाँ देख चुके हैं कि हमारे पास स्लोप पता चलेगी किसकी, नॉर्मल की। बट अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी हमें देखने की इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या रहेंगी। तो बहुत ही सिंपल सा दोस्तों, अभी जैसे हमने टेंजेंट की इक्वेशन देखे उसी तरह नॉर्मल की भी इक्वेशन रहने वाली है, क्योंकि नॉर्मल और जो टेंजेंट है वो दोनों नथिंग बट क्या है, एक लाइन है। ओके, जैसे कि हमने बताया ये क्या है, कर्व था, उसके ऊपर क्या है, टेंजेंट है, एक पॉइंट से जा रही है, जिसका एक पॉइंट पता है, पी पॉइंट पता है, x1 y1, देन उसकी क्या पता थी, स्लोप पता थी। तो उसके हमने इक्वेशन क्या देखे, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। ये हमने क्या देखी दोस्तों, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो अब नॉर्मल की अगर हमें इक्वेशन बनाना है तो कैसे फॉर्म किया जाएगा, देन उसके बाद जो पॉइंट से टेंजेंट जा रही है उस पॉइंट से यदि परपेंडिकुलर बना दो तो हमारा क्या फॉर्म होता है, नॉर्मल फॉर्म होता है। ओके, ये हमारा नॉर्मल फॉर्म हो गया, जिसकी स्लोप क्या रहने वाली है, m डैश रहने वाली है। ओके, इसकी स्लोप m डैश है दोस्तों। तो अब इसके हमारे को इक्वेशन बनाना है, तो हमारे पास अगेन इस लाइन के लिए क्या दिखाई दे रहा है, एक पॉइंट अवेलेबल है और उसकी क्या पता है, स्लोप। और जब स्लोप और पॉइंट अवेलेबल रहेंगी तो अगेन हम वही इक्वेशन का यूज करेंगे जो कि हमने यहाँ यूज किया, जिसके पॉइंट और स्लोप अवेलेबल है। तो सिर्फ चेंजेस क्या होने वाला है, आप ध्यान से ना दोस्तों, इसमें पॉइंट वही है जो स्लोप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए पॉइंट था, वही पॉइंट इस स्लोप के लिए भी दिखाई दे रहे हैं, उसी पॉइंट से आ रहा है नॉर्मल तुम्हारा। ओके, तो इसका मतलब तुम्हारे पॉइंट तो चेंज होने वाले है नहीं, y माइनस y1 एटलीस्ट रहेगा, बट चेंजेस क्या होगा, इसकी स्लोप m थी तो इसकी स्लोप क्या है, m डैश है। इसलिए दोस्तों यहाँ m की जगह क्या आ जाएगा, m डैश आ जाएगा और x माइनस क्या हो जाएगा, x1, जो कि हमारे क्या कहलाएंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कहलाने वाली है। ओके दोस्तों, तो हमारे पास दिखाई दे रहा है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है वो थी y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। ओके, एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो दिखाई दे रही है वो है y माइनस y1 इक्वल टू m डैश x माइनस x1। दोनों केसेस में मात्र उनकी स्लोप चेंज होने वाली, ना कि बाकी पॉइंट चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि जिस पॉइंट से टेंजेंट तुम्हारी ड्रॉ हो रही है उसी पॉइंट से क्या बन रहा है, तुम्हारा नॉर्मल बन रहा है। इसलिए दोनों इक्वेशन में पॉइंट चेंज होने वाले नहीं है, मात्र उनकी चेंज होने वाली तो क्या, स्लोप। और उससे पहले मैंने स्लोप का रिलेशन में बता चुका हूं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ जो नॉर्मल रहने वाली दोस्तों तो इक्वल टू रहने वाला -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट के बराबर रहने वाला है। ये हमारे को याद रखना। ओके, तो यहां से हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल बनाना बहुत आसान हो जाएगा। ओके, तो इसके लिए दोस्तों स्टेप तुमको याद रखना है। ओके, तो स्टेप में आते दोस्तों, तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन जो रहेगा उसमें गिवन रहेगा, क्वेश्चंस में एक कर्व की इक्वेशन इस y के फॉर्म में। ओके, कर्व की इक्वेशन y के फॉर्म में हो सकता है, फिर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो सकता है, फिर पैरामीट्रिक कंपोजिट फंक्शन या फिर तुम्हारे पास पैरामीट्रिक फंक्शन हो सकते हैं। ओके, तो y के फॉर्म में रहेगा तो वहां से तुम्हें फाइंड आउट करना है dy/dx। ओके, पहले फर्स्ट स्टेप ये रहने वाली तुम्हारी कि जो इक्वेशन है उसको डिफरेंशिएट करना है। तो गिवन में तुम्हारे पास एक इक्वेशन गिवन रहेगी और क्या अवेलेबल रहेगा, पॉइंट अवेलेबल रहेगा। ओके दोस्तों, तो हमारे पास जो गिवन क्वेश्चंस रहने वाले उसमें हमारे पास पॉइंट और इक्वेशंस अवेलेबल रहेंगे। तो सबसे पहले स्टेप तुम्हारे पास ये रहने वाली, पहले डिफरेंशिएट करना है इक्वेशन को, तो dy/dx फॉर्म हो जाएगा। और उस dy/dx को जो गिवन पॉइंट है उस पॉइंट पर तुम्हें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ओके, तो जो भी तुम्हारा आंसर आएंगे दोस्तों तुम्हारा m कहलाएगा, जो कि स्लोप ऑफ क्या कहलाएंगे, टेंजेंट कहलाएंगे। ओके, अब स्लोप ऑफ टेंजेंट आने के बाद तुम्हें स्लोप ऑफ नॉर्मल भी निकाल लेना है, जो कि क्या कहलाएगा, m डैश, जो कि -1 क्या हो जाएगा, m। तो हमारे पास यहाँ से ये m डैश दोनों कैलकुलेट हो चुका है और पॉइंट हमारे पास अवेलेबल है। ओके, तो देन उसके बाद तुम्हें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का यूज करना है या नॉर्मल का यूज करना है और उसके बाद उसका सॉल्यूशन बनाना है। ओके दोस्तों, तो ये चीजें तुमको याद रखना है सभी को। तो ध्यान से सुनना दोस्तों, स्टेप क्या रहने वाली, तो सबसे पहले स्टेप इक्वेशन हमारे पास गिवन रहेंगी कर्व की और यह पॉइंट अवेलेबल रहेगा। ओके, तो इक्वेशन और पॉइंट हमारे पास अवेलेबल रहेंगे दोस्तों, तो उसमें हमें करना क्या है, सबसे पहले इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट करने के बाद उसमें पॉइंट पुट अप करना है, पॉइंट पुट अप करने के बाद कुछ तो भी हमारे पास नंबर आएगा जो कि हमारे पास हमारे लिए क्या कहलाएगा, स्लोप कहलाएगा, जिसे हम m से डिनोट करने वाले। देन उसके बाद दोस्तों हमारे को क्या कैलकुलेट करना है, उस नॉर्मल की स्लोप कैलकुलेट करना है, जो कि क्या कहलाने वाला हमारा m डैश आने वाला। ओके, तो m डैश और m आने के बाद पॉइंट अवेलेबल है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो हमने बताए थे उसमें पुट अप करते जाना है। ओके दोस्तों, तो ये चीज हमारे को याद रखना है यहाँ तक के। ओके, तो अभी जो नेक्स्ट क्लास रहेंगे, वीडियो बहुत लॉन्ग बन रहा है। ओके, तो नेक्स्ट क्लासेस जो रहने वाले उसमें मैं इसके सॉल्यूशन बता दूंगा एक्सरसाइज के, जो कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल के बेसिस पर रहने वाला है। तब तक आप लोग इसको एक फेयर कॉपी में नोट कर लो और थोड़ा सा एक बार रिवाइज करके रहो। ओके, बाय बाय, टेक केयर।